हेलो, वेलकम है आप सबका खान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के भारत को पहले कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि यहाँ सोने चांदी या हीरे जवाहरात की भरमार थी। यहाँ और भी कई तरह की अकूट संपदा भी थी। इसमें से मसाले भी एक थे। इनकी सुगंध हजारों किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर किनारे बसे पुर्तगाल समेत पूरे यूरोप को महकाती थी। हाँ, वो बात अलग है कि जिस ताज पर इंग्लैंड की महारानी इतना इतराती हैं, उसमें लगा कोहिनूर हीरा भी भारत की गोलकुंडा खान से ही निकला था। बहरहाल इन्हीं मसालों की खुशबू और उनका स्वाद ही था शायद जिसने यूरोपियन लोगों को भारत आने पर मजबूर कर दिया था। कैसे, आइए जानते हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण क्यों? वास्को डिगामा पहला वो यूरोपियन शख्स था जिसे मसालों की महक ने सबसे पहले अपनी ओर खींचा। वैसे यूरोप के एकदम पश्चिमी किनारे पर बसा पुर्तगाल इसी फिराक में था कि कैसे उसे मसालों की खेप सस्ते में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में भारत और यूरोप के बीच व्यापार नहीं होता था। माना जाता है कि ईसा से सैकड़ों साल पहले से भारत यूरोप के बीच व्यापार होता रहा है। इसका एक उदाहरण भारत पर 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण भी है। वो भारतीय संपदा के बारे में बखूबी जानता था। खैर, उसे यहाँ तो जीत नहीं मिली और शायद वो वापस अपने देश भी नहीं पहुँच पाया था। इस बात से ये तो साफ है कि विदेशी लोग भारत की ओर आकर्षित थे। अब उसके पीछे वास्तव में मसाले थे या फिर यहाँ की शोहरत, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तय है कि ईसा के बाद के जो भी आक्रमणकारी भारत आए, वो चाहे लूट या फिर व्यापार के मकसद से ही क्यों न आए हो, या उन्हें भारत को खोजने का तथाकथित श्रेय ही क्यों न दिया जाता हो, उनमें से कुछ का मकसद यहाँ की दौलत को लूटना था और कुछ का यहाँ के मसाले कारोबार पर कब्जा करना था। बहरहाल हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बात की शुरुआत फिर वास्को डिगामा की सदी से ही करते हैं। प्राचीन समय में यूरोप का सबसे वर्चस्व वाला देश था इटली, जो वेनिस, रोम, फ्लोरेंस, जिनेवा जैसे नन्हे और टापुओं पर बसे राज्यों में बटा हुआ था। इस समय तक भारतीय व्यापारी अपने माल को लाल सागर के रास्ते इटली पहुंचाया करते थे। वहीं ज्यादातर व्यापार सड़क मार्ग से फारस की ओर अरबों द्वारा समुद्र मार्ग से होता था। मालाबार या पश्चिमी घाट की काली मिर्च यूरोपियन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कीमती थी। काली मिर्च की भारी खेप मालाबार से अदन की खाड़ी और फिर वहाँ से लाल सागर के जरिए मिस्र को जाती थी। मिस्र से ये भूमध्य सागर होते हुए इटली के बंदरगाहों तक पहुंचती। इस व्यापार में इटली के पड़ोसी फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन किसी भी तरह के हिस्सेदार नहीं हुआ करते थे। इस तरह से जो माल भारत से इटली, फारस और अरब पहुंचता, उसी माल को वहां के व्यापारी अपने पड़ोसी देशों में बेच देते थे। इससे इस माल की कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। इसे ऐसे समझा जा सकता है मानो भारत से ईरान ने 1000 रुपए प्रति किलो में काली मिर्च खरीदी। इसमें से कुछ ईरान में बेच दी, बाकी को 2000 रुपए प्रति किलो की दर से तुर्की को बेच दिया। तुर्की ने इसमें से कुछ मिर्च 3000 रुपए किलो की दर से ग्रीस, इटली और बुल्गारिया को बेच दी। इस तरह से काली मिर्च के दाम पुर्तगाल पहुंचते तक 10,000 रुपए प्रति किलो हो गए। ये दाम पुर्तगालियों को चुभने लगे थे और चूंकि पुर्तगाल भी दो तरफ समुद्र से घिरा है, तो उसके पास भी नाविकों की कोई कमी तो रही नहीं होगी। उन्हीं नाविकों में से एक था वास्को डिगामा, जो मसालों के व्यापार के लिए भारत जाना चाहते थे। वैसे अगर भारतीय मसालों की बात करें तो भारत में गंगा के किनारे मैदान बहुत उपजाऊ थे। वहीं दक्षिण भारत अपने मसालों की खेती के लिए मशहूर था। बंगाल के सूती कपड़े और ढाका की मलमल की मांग पूरी दुनिया में थी। यूरोप में काली मिर्च का इस्तेमाल खराब मांस को संरक्षित करने और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता था। लौंग और दालचीनी सफाई और वेंटिलेशन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होती थी। कोचीन और मालाबार तट पर काली मिर्च पैदा होती थी। लौंग बंगाल की खाड़ी के तट पर उगाई जाती थी। वहीं यूरोप को जाने वाली दालचीनी और इलायची का कुछ भाग सिलोन यानी श्रीलंका से आता था। लुटेरा था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों के साथ अपनी पहली समुद्री यात्रा पर रवाना होने का मौका मिला। बहरहाल एक लंबे और थकान भरे सफर को पूरा करने के बाद अफ्रीका पार कर केप ऑफ गुड होप के रास्ते वह भारत पहुंचा। ये बात 28 मई 1498 की है, जब वास्को द गामा के नेतृत्व में पहला पुर्तगाली बेड़ा पश्चिमी घाट पर केरल के कालीकट पहुंचा। यहाँ पहुंचकर उसने सबसे पहले वहाँ के राजा जमोरिन के साथ मसालों के व्यापार पर करार किया और मसालों की एक खेप लेकर वापस अपने मुल्क लौट गया। पुर्तगाल पहुंचकर इसका जोरदार स्वागत किया गया। मसालों के व्यापार के मामले में इसने अरबों को जो पीछे छोड़ दिया था। लगभग 3 महीने के अपने भारत प्रवास के दौरान भारत और पूर्वी एशिया से होने वाले व्यापार पर इसने अपनी नजर गड़ाए रखी। उसे अब ये मालूम हो चुका था कि जिस भारत को वो मसालों के लिए याद करता है, उसके पास तो अकूत संपदा भरी पड़ी है। जब उसने ये सारी बात अपने राजा मैनुअल को बताई, तो उन्होंने फिर से वास्को द गामा को भारत जाने का आदेश दे दिया। सन 1502 में वास्को द गामा 20 जहाजों के बेड़े के साथ दोबारा भारत रवाना हो गया। इसके साथ जहाज में कई सैनिक और लुटेरे भी मौजूद थे।
उसने पुर्तगाल से निकलते ही लूट मचानी शुरू कर दी। भारत पहुंचा तो राजा जमोरिन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसी के साथ उसने पूरे मसाले कारोबार पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही भारत में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापार चौकियां स्थापित कर ली। इनका समुद्र में इस कदर अधिकार हो गया था कि मुगलों को भी अपने जहाजों को भेजने के लिए इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। भारतीय मसाले और यूरोपीय इतिहास। सन 1511 तक पुर्तगालियों ने भारत और सिलोन के मालाबार तट पर मसाले के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 16वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय मसालों पर एकाधिकार और उसके व्यापार से पुर्तगालियों को बहुत फायदा हुआ। काली मिर्च सबसे खास मसाला थी जिसे लिस्बन ले जाया जाता था। उस दौरान ये लगभग सोने के बराबर मूल्य की ही हुआ करती थी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के राजस्व का आधा हिस्सा पश्चिमी अफ्रीका के सोने और भारतीय काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार से आता था। इसमें भारतीय मसालों का अनुपात सोने से काफी ज्यादा था। भारत से होने वाले मसालों के व्यापार पर कब्जा करने के लिए यूरोपियन लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों के बाद डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डैनिश और फ्रेंच व्यापारी भारत आए। इन सभी का मकसद भारत के व्यापार पर अपना नियंत्रण करना था। 1658 में सिलोन में दालचीनी के व्यापार और 1663 में मालाबार तट पर काली मिर्च के बंदरगाह पूरी तरह से डचों के नियंत्रण में थे। एक समय ऐसा भी आया जब कम भाव होने के चलते डचों ने एम्स्टर्डम के सभी मसालों को आग लगा दी। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में मचाई गई लूट से सभी वाकिफ हैं। भारतीय संपदा का ऐसा कोई भी तत्व शेष नहीं रह गया था जिसे अंग्रेजों ने ना लूटा हो। यहाँ तक कि भारत को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने सभी हदों को पार किया। भारत की रियासतों और साम्राज्यों को तबाह किया और उन्हें बुरी तरह लूटा। भारत के कारोबार पर कब्जा जमाने के लिए अंग्रेजों ने अपने यूरोपियन प्रतिद्वंदियों तक को खदेड़ दिया था। भारत के राजमहलों, रेशमी सूती वस्त्रों, सोने चांदी, हीरे जवाहरातों की चकाचौंध देख यूरोपियन लोग बावले हो गए थे। यहाँ तक कि यूरोप के सबसे अमीर लोगों को भी भारतीय वैभव से जलन होने लगी थी। 19वीं शताब्दी के आंग्ल भारतीय लेखक जॉर्ज क्रिस्टोफर मोल्सवर्थ वर्डवुड अपनी किताब रिपोर्ट ऑन द ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ द इंडिया ऑफिस में कहते हैं कि आधुनिक यूरोप, खासकर इंग्लैंड, सुगंधित पदार्थों, औषधियों, मसालों आदि की खोज का इतिहास है। यहाँ तक कि भारतीय मसाले लंबे समय से यूरोप के इतिहास को नई दिशा देते रहे हैं। भारत के विभिन्न बंदरगाह से मसाले, प्राकृतिक औषधियाँ, रत्न और कई मूल्यवान धातुओं का निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता था। लालची यूरोपियन देशों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत जैसे एशियाई देशों में लूट मचाई, उन्हें बुरी तरह से कंगाली की हालत में ला दिया। भारतीय उपमहाद्वीप की शोहरत और अकूट संपदा ने ऐसे लालची यूरोपियन देशों को भारत आने पर मजबूर किया। साथ ही भारतीय मसालों की सुगंध और उनका लाजवाब स्वाद भी था जो यूरोपियन भारत की ओर खींचे चले आए। आपको क्या लगता है कि अगर मसाले यूरोपियन को नहीं खींचते तो आज भारत कैसा होता? हमें कमेंट में बताओ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।